16 साल बच्चे ने 3 दफा हमला कर दिया। मैंने इसे बच्चा समझा पर वो जवान निकला। जब मना करती तो वो मुझे एक चीज दिखाता, मैं मजबूर हो जाती और वो पूरी रात। मैं एक हसीन लड़की थी और अपने घर में अकेली रहती थी। एक दिन वो 16 साल लड़का मेरे पास आया और मुझसे ऐसी ख्वाहिश की जिसे सुनकर मेरी जान निकल गई। वो छोटा सा बच्चा इतनी बेबाकी से ख्वाहिश जाहिर करेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। पर मैं क्या करती, मैं हसीन थी, पैसा मेरी जरूरत था। मैंने सोचा वो 16 साल का बच्चा मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट तक ही टिक सकेगा, फिर मेरा तो दोनों तरफ से फायदा था। यही सोचकर इसकी बात मान ली कि वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। लेकिन जिसे मैंने बच्चा समझकर इजाजत दी थी उसने तो पूरी रात ही। मेरी उम्र 23 साल थी लेकिन मैं अपनी उम्र से कहीं ज्यादा छोटी लगती थी। मुझे पैसों की बहुत ज्यादा तलब रहती थी लेकिन कोई मदद ना करता क्योंकि मेरा शोहर बीमार रहता था। एक दिन मैं घर में अकेली थी और बिना दुपट्टे के ही काम कर रही थी जब एक 16 साल का लड़का हमारे घर में आया। जिन नजरों से वो मुझे देख रहा था मुझे समझ आ गया था कि वो क्या चाहता है। सलाम दुआ करने के बाद वो कहने लगा, मैडम मैं तन्हा हूँ और अकेली ही आपसे मामला तय करना चाहता हूँ। एक दफा देकर देखें, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा बल्कि आपकी जरूरत पर पूरा उतरूंगा। मैंने सर से पांव तक इसे देखा। कद काट में वो बेहतर ही था लेकिन उम्र में छोटा था। मैंने इससे माजरत की और कहा, मैं तुम्हारे साथ इस तरह का कोई मामला तय नहीं कर सकती, तुम अभी छोटे हो और मुझे नहीं लगता कि इन बातों के लिए तुम्हारी उम्र है। वो मुस्कुराकर कहने लगा, बाजी 5 साल का तजुर्बा है, मैं 11 साल का था जब से यही काम कर रहा हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं अकेला ही अपने काम में माहिर हूँ। आप मुझ पर भरोसा करें, आपको पछताना नहीं पड़ेगा बल्कि आप अपने इस फैसले पर खुश होंगी। अब की बार तो मैं वाकई हैरान हुई, वो बच्चा अकेला कैसे ये सब कह रहा था। मैंने इससे पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वो कहने लगा, मैं तन्हा ही हूँ, वालिदैन हयात नहीं है। पहले यहाँ वहाँ की ठोकरें खाता था, फिर मैंने ये वाला काम शुरू किया और काम चल पड़ा। अब मैं मजीद काम बढ़ाना चाहता हूँ, इसीलिए आपसे बात करने आया हूँ। अगर आप मेरा साथ देंगी तो मैं आपके भी काम आऊंगा। कि आखिरी बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मुझे वाकई किसी ऐसे बच्चे की जरूरत थी और वो खुद से ही मुझे ये ऑफर कर रहा था। और फिर दूसरी बात ये थी कि इसके साथ मामला तय करने पर मुझे हर महीने माकूल रकम भी मिल जाती जिससे मेरा गुजर बसर आसानी से हो जाता। मगर फिर मुझे ये ख्याल भी आया कि अगर ये वक्त पर मुझे पैसे अदा ना कर सका तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। खैर वो 16 साल का था और मैं आसानी से इससे अपनी बात मनवा सकती थी। खैर अपना देखकर मैंने मामला पक्का किया क्योंकि मैं भी अकेली थी। मैंने घर के साथ दुकान इसे किराए पर दे दी। इसका नाम असद था। वो कहने लगा कि बाजी मैं रिहाइश भी दुकान में ही रखूंगा क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अब तक काम सड़क पर ही कर रहा था, अब दुकान में रहूंगा, मुझे क्या एतराज हो सकता था, दुकान ही तो थी। मैंने कहा, जो तुम्हें ठीक लगता है करो, बस मुझे पैसे दे देना। और फिर इसने दुकान में औरतों के सामान की चीजें लाकर डाल दी और ये देखकर मैं हैरान रह गई कि 2-3 दिन में ही इसका काम चल पड़ा। सारा दिन वो दुकान खोलकर काम करता और इसकी दुकान पर औरतों का रश लगा रहता। रात के वक्त इसी दुकान में सो जाता। इतने ही अरसे से ये दुकान खाली पड़ी थी। पहले जब कभी ये किराए पर थी तो कोई भी ग्राहक आता ही नहीं था। कितनी दफा मैंने दुकान किराए पर चढ़ाई मगर सबने यही कहकर छोड़ दी कि ये जगह काम के लिए मुनासिब नहीं है। मैंने तो ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी ये दुकान किराए पर भी चढ़ेगी। लेकिन इस बच्चे ने ना सिर्फ मुनासिब कीमत पर इसे किराए पर लिया था बल्कि इसने तो अपना काम भी चला लिया था। बस अजीब बात ये थी कि इसने औरतों का सामान दुकान में रखा था और औरतें इस बच्चे से सामान खरीदने आती थी। कुछ दिन गुजरे तो मेरी असद से अच्छी बातचीत हो गई। वो मेरे छोटे मोटे काम करने लगा था। जब कभी कुछ अच्छा पकाती तो इसे दुकान पर पहुंचा दिया करती थी। दुकान और घर के बीच में एक छोटा सा दरवाजा भी था। जरूरत के तहत मैं दरवाजा खोलकर असद से बातचीत भी कर लेती थी। आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान बेतकल्लुफी हो गई। मैं भी एक तरह तन्हा ही थी, इसलिए मुझे असद का सहारा मिल गया था। दरअसल मेरे बच्चे नहीं थे और मेरे शोहर असलम को फालिज का अटैक हुआ था। इसके बाद वो बिस्तर पर पड़ गए थे। घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा था। कभी कोई मदद के लिए पैसे दे जाता तो कभी कोई, ऐसे में दुकान से मिलने वाले पैसे मेरे लिए गनीमत हो गए थे। इसलिए मैंने खुद असद से बेतकल्लुफ बढ़ाई थी ताकि वो ये छोड़कर ना जाए और मेरी लगी बंधी आमदनी भी बनी रहे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मैं जिसे 16 साल मासूम बच्चा समझ रही हूँ वो इतना सीधा साधा भी नहीं है। इस बच्चे ने तो कुछ ही अरसे में मेरी दुनिया पलट कर रख दी थी। हम दोनों के दरमियान कुछ बेतकल्लुफी बढ़ी तो मैंने इसे अपने घर के अंदर आने की इजाजत भी दे दी। वो मेरे घर में ही चला आता और बाकी वक्त तो वो दुकान में ही गुजारता था। असलम को भी इस बात पर कोई एतराज नहीं था क्योंकि मेरे लिए तो वो 16 साल का बच्चा ही था। असद के आने से तो हमारी जिंदगी में रौनक सी आ गई थी। अब मैं पहले की तरह उदास और मायूस नहीं रहती थी बल्कि कोई भी बात होती तो असद से कह दिया करती। मौसम तब्दील होने की वजह से असलम की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। मेरे पास अस्पताल ले जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मेरी आंखों में आंसू आने लगे। असद ने मुझे देखा तो पूछने लगा, बाजी क्या माजरा है, क्यों रो रही हो? मैंने इसे बताया कि असलम को अस्पताल लेकर जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अब इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ, अकेले ही सारी मुश्किलों से लड़ना पड़ता है। असलम तो मेरे सहारे के बगैर बिस्तर से भी नहीं उठ सकते। अगर मेरा कोई बच्चा होता तो
शायद मेरी जिंदगी आसान हो जाती। किसी कमजोर लम्हे की नजर होकर मैंने अपने दिल का हाल असद के आगे बयान कर दिया था। मेरी बात सुनकर असद मुस्कुराकर कहने लगा, तो बाजी बच्चा पैदा कर लो, इसमें क्या परेशानी है। असद की बात पर मैं शर्मिंदा हो गई। अब मैं इसे कैसे बताती कि असलम बिस्तर से लगा था पर वो इस काबिल नहीं था कि हम बच्चा पैदा कर सकते। शादी के शुरू के सालों में असलम नहीं चाहता था कि हम बच्चे के झंझट में पड़े, और जब हमने बच्चे की कमी महसूस की तो असलम इस काबिल नहीं रहा कि बच्चा पैदा कर सके। इसे अचानक ही फालिज का अटैक हुआ था और इसके बाद वो किसी काबिल नहीं रहा। मोहब्बत की शादी आहिस्ता आहिस्ता मजबूरी की शादी बन गई और अब मैं मजबूरी में ही असलम का साथ निभा रही थी, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। असद ने शायद मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव पढ़ लिए थे। कहने लगा, बाजी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं ना, जल्दी आपके सारे मसले खत्म हो जाएंगे। असद की बात पर मैं मुस्कुरा उठी। वो अकेले ही इतना हौसला रखता था कि हर मुश्किल से लड़ जाता था, जिसने इतनी उम्र गुजारने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी थी। असद ने अपने माँ बाप को 10 साल की उम्र में खो दिया था और इसके बावजूद भी वो दुनिया के मेले में गुम नहीं हुआ था। ना सिर्फ इसने अपनी जिंदगी का सफर जारी रखा बल्कि वो असलम की भी बहुत ज्यादा खिदमत करने लगा था। मैं किसी भी काम से घर से निकलती तो असद ही मेरे शोहर की खिदमत करता और इनके पास बैठा रहता। इन दोनों के दरमियान ना जाने क्या बातचीत होती थी, लेकिन मुझे देखकर असद हमेशा खामोश हो जाता था। असद ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी हर कमी को दूर कर देगा और इसके इस वादे पर मैं मुस्कुरा उठी थी। मैं बच्चा पैदा करना चाहती थी अपनी जिंदगी में, मुझे औलाद की कमी पूरा करना था, लेकिन असद इसे भला कैसे पूरा कर सकता था। इसकी खुशी की खातिर मैंने मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई थी और फिर इस बात को कुछ दिन ही गुजरे तो मुझे अपने अंदर तब्दीली महसूस होनी शुरू हो गई। मेरी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो असद ने ही मुझे पैसे दिए और कहने लगा कि बाजी डॉक्टर को दिखा लो। इसके कहने पर मैं डॉक्टर के पास चली गई और वहां जाकर मुझ पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा जब मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हुई कैसे मुमकिन था। असलम में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो बाप बन सके, तो फिर मैं उम्मीद से कैसे हुई थी। मैं थर थर कांपती हाथों से रिपोर्ट पकड़े घर लौटी थी और जब मैंने यही बात घर आकर डरते डरते असलम को बताई तो मुस्कुराकर कहने लगे कि हो सकता है कि मैं इस काबिल हो गया हूँ कि एक बच्चे का बाप बन सकूं। अगर खुदा ने हमें ये खुशखबरी सुनाई है तो इसे मुस्कुराकर कबूल कर लो। असलम की बात पर मैं हैरान रह गई थी कि वाकई मैं असलम के बच्चे की मां बनने वाली थी। ये बात ऐसी थी कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे तो असलम की हालत में कोई बदलाव नजर नहीं आया था, फिर ये कैसे मुमकिन था। खैर मैंने भी इस बात को कबूल कर लिया कि मैं असलम के बच्चे की मां बनने वाली हूँ, तो मैं अपना ख्याल रखने लगी। असद को भी ये बात पता चल गई थी। वो भी बड़ा खुश था जैसे इसके घर बच्चा होने वाला है। जब भी दुकान से फारिग होता तो घर में आता असलम को नहलाने धुलाने का काम इसने अपने ही जिम्मे ले लिया था। असलम की अक्सर वही खिदमत करने लगा था, क्योंकि अब तो मेरी हालत भी ऐसी नहीं थी। पहले भी वो असलम के पास आकर काफी देर बैठा करता था, इसलिए तो मुझे लगता था कि असद के आने से तो हमारी जिंदगी बदल गई है। अब तो वो मेरे लिए कभी फ्रूट लाता तो कभी जूस। इसकी दुकान भी ठीक ठाक चल रही थी और फिर ऐसे ही दिन गुजरते चले गए और फिर पूरे 9 महीने बाद जाकर मैंने खूबसूरत से बच्चे को जन्म दिया, जो ना ही मेरे जैसा था और ना ही असलम जैसा, बल्कि हैरत की बात थी कि वो हूबहू असद के जैसा लग रहा था। मैं कभी अपने बच्चे की शक्ल देखती तो कभी असद की, और फिर असद ने खुद ही हंसकर ऐसी बात कही कि मैं चूक गई। कहने लगा, बाजी दिन रात आपने मुझे इतना ज्यादा देखा है कि आपका बच्चा भी मेरे जैसा लगने लगा है। कहते हैं कि जो माँ हमल के दिनों में जिसे ज्यादा देखती है बच्चा इसी पर जाता है। असद की बात पर ना सिर्फ मैं चूंकि बल्कि शर्मिंदा भी हुई। इतनी कम उम्री में ही इसे इन सब बातों की भी मालूमात थी। खैर मेरी गोद में बच्चा आ गया था, मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। मैं अपने बच्चे को लेकर घर आई तो जैसे मेरी जिंदगी में बाहर आ गई, लेकिन अब खर्चा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। समझ नहीं आ रहा था कि ये खर्चा कैसे पूरा होगा। और फिर असद ने ही मुझे बच्चे के खर्चे के लिए भी पैसे देना शुरू कर दिए। मेरी और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी इसने पूरी तरह उठा ली थी, बल्कि मेरी क्या असलम की भी। वो बिल्कुल भी गैर नहीं रहा था। मैं तो इसे छोटे भाइयों की तरह अजीज रखने लगी थी, क्योंकि इसी की बदौलत हमारे हालात अच्छे हो गए थे। और फिर मेरा बच्चा 9 महीने का हुआ और मुझे पता चला कि मैं फिर उम्मीद से हूँ। मैं फिर से हैरान रह गई, इतनी जल्दी मैं दोबारा कैसे उम्मीद से हो गई थी, जबकि मेरी शादी को 10 साल होने वाले थे और अब तक एक दफा भी हामला नहीं हुई थी। जो डर लग रहा था कि मैं इतनी जल्दी दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगी। मेरा तो पहला बच्चा ही छोटा था और फिर असलम की जिम्मेदारी अलग से उठा ली। इससे परेशानी में थी कि असलम ने मुझे समझाया और कहने लगे कि जब खुदा की तरफ से फिर नेमत मिल रही है तो इनकार ना करो और इसे ले लो। जब पहला बच्चा पैदा होकर हमारे पास आ गया, वहीं दूसरा भी आ जाएगा। मैंने सर झुकाकर इससे कहा कि हमारी जिम्मेदारी असद के कांधों पर है, जो हमारा कुछ नहीं लगता। अब ये बच्चा आएगा तो इसका खर्चा भी असद के कांधों पर आ जाएगा। खैर मेरा दूसरा बच्चा भी इस दुनिया में आ गया। मैं 2 बच्चों में इस कदर मसरूफ हो गई कि मुझे असलम का ख्याल रखने की फुर्सत ही नहीं होती। इन्हें तो असद ने ही पूरी तरह संभाल लिया था। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। अब तो मेरा और असद का साथ इस कदर दोस्ताना था कि हम एक दूसरे से दिल की हर बात कहने लगे थे। मैं सारा दिन बच्चों के पीछे पागल होती और रात को थक हार कर गहरी नींद सो जाती। असद अक्सर रात को मेरे बच्चे संभालने के लिए जागा करता था और वो इन्हें अपने साथ सुला लेता था। ये बात मेरे लिए बड़ी हैरान करने वाली थी कि 16 साल का बच्चा इस तरह सारी रात
2 बच्चों को आसानी से संभाल लेता है। असद ने मुझसे कभी इस बात की शिकायत नहीं की थी कि बच्चे इसे तंग करते हैं या इसकी नींद खराब होती है, बल्कि वो बहुत खुशी से मेरे बच्चे ले जाता था और मुझे भी सुकून का सांस मिलता था। हर तरह की जिम्मेदारी असद ने ली थी, चाहे वो मेरे कपड़ों की हो या बच्चों की। कम उम्र में ही वो हमारा पूरा घर चला रहा था, लेकिन मुझे शर्म आती थी क्योंकि वो बिल्कुल गैर है। अचानक असद किसी काम से कमरे में आ गया। वो ऐसे ही बेधड़क मेरे कमरे में आ जाया करता। इसने मेरी बात सुन ली तो फिर आंखों में आंसू लिए कहने लगा, आप मुझे गैर समझती हैं, मैंने तो आपको अपना सब कुछ मान लिया है, मैं आप लोगों की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जान गया हूँ कि आप फिर से हामला हैं। आप अपना ख्याल रखें, खर्चे की फिक्र आप ना करें। आपकी दुकान में बहुत बरकत है। जो आपके नसीब से मुझे ये सब मिल रहा है। वो ऐसे ही बातें करता था, इसलिए मुझे वो और भी अच्छा लगता था। 3 बच्चों की मां बनने के बाद मैं पूरी तरह बदल गई थी। मेरे अंदर पहले जैसी उदासी बाकी नहीं रही थी। सारा दिन कहाँ गुजरता था पता ही नहीं चलता था। यहाँ तक कि मैंने असलम को भी नजरअंदाज कर दिया था। एक रात मेरे तीनों बच्चे बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे तो असद आ गया। वो कहने लगा, बाजी इन्हें मुझे दे दें और आप सुकून से सो जाएं। मैंने खुशी खुशी बच्चे असद को पकड़ा दिए और वो हमेशा की तरह मेरे लिए दूध लेकर आया था। मेरी तरफ दूध का गिलास बढ़ाकर कहने लगा, अपना ख्याल रखा करें। मैंने दूध का गिलास पकड़ा और असद का शुक्रिया अदा किया। वो बच्चों को लेकर चला गया। इत्तेफाक ये हुआ कि मेरे हाथ से दूध का गिलास छूटकर नीचे गिर गया और फिर मेरा काम बढ़ गया। मैंने दोबारा से कमरा साफ किया और सफाई करके बिस्तर पर लेट गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में मौजूद हो। मेरी आंख लग गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चोर आया हो। और फिर मुझे अपने बिस्तर के करीब किसी का एहसास हुआ। किसी ने मेरे वजूद के साथ खेलने की कोशिश की तो मैं उठकर बैठ गई और चीखने चिल्लाने लगी। मेरी चीखों की आवाज पर असद की भी आंख खुल गई। मैंने जल्दी से कमरे की लाइट जलाई तो इसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि हमारे ही मोहल्ले का एक आदमी ऊपर झुकने के लिए मेरे पास खड़ा था। मैं तो इसे देखकर ही दंग रह गई थी। पहले तो वो शर्मिंदा हुआ, फिर कहने लगा, बाजी मैंने कुछ नहीं किया, आपके शोहर ने मुझे खुद इजाजत दी थी। तो मैं हर रात आपका सौदा करता, इसलिए मैं कोई ना कोई गाहक ढूंढता और सौदा करता और पैसे ले लेता और फिर यही पैसे आप लोगों पर खर्च कर देता हूँ। दरअसल घर के हाल की वजह से असलम भाई बहुत परेशान थे और वो किसी तरह इस परेशानी को खत्म करना चाहते थे। और जब इन्हें पता चला कि मैं औरतों की खरीदो फरोख्त करता हूँ तो इन्होंने खुद मुझे इस बात की इजाजत दी। मेरी चीखों पर असद भी दौड़ता हुआ चला आया था। असद को देखकर वो आदमी कहने लगा, असद तुम कह रहे थे कि ये होश में नहीं होगी, मैं आसानी से अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, लेकिन ये तो जाग रही है। इस आदमी की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। असद भी घबराकर मेरी तरफ देखने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या माजरा है। वो आदमी गुस्से में बस इनको गालियां देते हुए निकल गया और मैंने नफरत से इससे पूछा था ये सब क्या है। तब जाकर असद ने मुझे कहा कि आपके शोहर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इस घर को चला सकते, इसलिए इन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं आपका सौदा किया करूं। इसीलिए जब कोई गाहक मिलता तो मैं आपके बच्चों को ले जाता और नींद की दवा दूध में डालकर आपको दे देता। आप सो जाती और गाहक आपको इस्तेमाल करके चला जाता। ये तीनों बच्चे भी किसी न किसी गाहक के ही हैं, क्योंकि असलम भाई तो बाप बनने की सलाहियत नहीं रखते। मैंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया, जो आपके शोहर ने कहा मैंने वही किया। मैंने आपको इसकी मर्जी से ही बेचा। असद की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने हैरत से पलटकर असलम को देखा तो वो नजरें चुरा गए। फिर खुद ये कहने लगे कि मेरी बीमारी की वजह से घर के हालात खराब हो गए थे, मैं तुम्हें औलाद भी नहीं दे सका। खाने के लाले पड़ने लगे थे। ये सब देखकर मेरा दिल जलता था। मैं कुछ नहीं कर रहा था, इसलिए जब मुझे अंदाजा हुआ कि असद कैसा काम करता है तो मैंने खुद इससे कहा कि ये हर रात तो मैं किसी न किसी को बेच दिया करे। मैं तो खुद नींद की दवाएं लेकर सोता था, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं चलता था। असद ही किसी गाहक को लाता और फिर सुबह होने से पहले गाहक लौट जाता। बच्चे होने से तुम खुश हो गई, हमारे घर के हालात तो बदल गए और मैं बस इतना ही चाहता था। असलम की बात सुनकर मैंने अपना सर पकड़ लिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे शोहर ने मुझ पर इतना बड़ा जुल्म किया है। घर के हालात को बदलने के लिए और मेरी गोद को भरने के लिए असद के साथ मिलकर इसने मेरे ही वजूद का सौदा किया है। मैं ज़ारों कतार रोने लगी थी। जब रोते रोते कुछ संभली तो मैंने असद के आगे हाथ जोड़ दिया और कहा कि हमारी जिंदगी से चले जाओ। तुम्हारे आने से पहले वो फाके जरूर काटती थी, लेकिन मेरे शोहर ने कभी मेरी इज्जत का सौदा नहीं किया था, ना ही इनके दिल में कभी ऐसा कोई ख्याल आया था। यकीनन ये सब तुम्हारी पढ़ाई हुई पट्टी है। मुझे समझ आ गया है कि तुमने औरतों की खास दुकान क्यों खोली थी। इस बहाने तुम औरतों की मजबूरियों का सौदा करते हो। मैंने असद को फौरन दुकान खाली करने का कह दिया। इसकी गोद से अपने बच्चे लिए थे। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे मेरे सामने थे जिनके बाप का मुझे इल्म नहीं था। मुझे तो अपने आप पर अफसोस था। मैं किस कदर बेवकूफ निकली थी जो ये जान नहीं पाई थी कि ये बच्चे मेरे शोहर के नहीं है, क्योंकि मैं इन दोनों मर्दों के हाथों बेवकूफ बन गई थी। मेरा मुजरिम सिर्फ असद नहीं था बल्कि असलम भी थे, लेकिन मैं क्या करती, मैं असलम के निकाह में थी, इसलिए मैंने मजबूरी के नाते इनके साथ गुजारा शुरू कर दिया। असलम दुकान छोड़कर चला गया था। मैंने इसी दुकान में कुछ जमाशुदा पैसों से औरतों का सामान डाल दिया और खुद वो दुकान चलाने लगी। गाहक तो पहले ही बन चुके थे, इसलिए मेरी दुकान चल गई और गुजारा होने लगा। मैंने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया, क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं। इनका बाप कौन है मैं नहीं जानती, मगर मैंने इन्हें पैदा किया है, इसलिए इनके लिए मेरे दिल में मोहब्बत कम नहीं हुई। आप लोग बताएं जो मेरे
मेरे साथ हुआ क्या वो सही है? क्या मेरे शोहर को ये हरकत करनी चाहिए थी? क्या घर के हालात सुधारने के लिए कोई मर्द अपनी औरत की इज्जत का सौदा कर सकता है? क्या मुझे अपनी औलाद को छोड़ देना चाहिए कि आजकल के दौर में किसी भी उम्र या जवान लड़के पे भरोसा करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। शुक्रिया।